हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आप सबका यूजीसी नेट का जून साइकिल का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो मैंने सोचा एटलीस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम या जिनको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है दैट व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न फॉर यूजीसी नेट एंड व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर यूजीसी नेट, सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम जो इस बार दे रहे हैं जून साइकिल में एग्ज़ाम, या जो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं देने का, या जो दिसंबर में प्लान कर रहे हैं देने का। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन। गो अहेड, शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन जो भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मैक्सिमम लोग जिन्होंने एलएलएम करा है उन सबको यूजीसी नेट दे ही देना चाहिए। ऑल्सो दो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी जैसे एग्ज़ाम्स की, उन्हें भी यूजीसी नेट दे देना चाहिए। ठीक है, तो उन सब लोगों के साथ जाके इस वीडियो को शेयर करिए। और इस वीडियो में हम यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न एंड सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऑल्सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी कीप ऑन ब्रिंगिंग वेरी गुड वीडियोज़ फॉर यू ऑल, राइट। तो पेपर पैटर्न की अगर बात करें, सो नो मैटर द स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से दे रहे हो, पेपर पैटर्न यूजीसी नेट का एग्जैक्टली सेम रहता है। देर आर टू पैटर्न्स कंडक्टेड इन वन सिंगल डे। एक ही दिन में दो पेपर्स कंडक्ट होते हैं। पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस का पेपर 1 होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो हर करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, और 1 घंटे का टाइम मिलता है पेपर 1 के लिए। ठीक, पेपर 2 जो होता है ये 100 क्वेश्चंस का होता है, 200 मार्क्स का होता है। अगेन मार्किंग स्कीम सेम है, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 आवर्स का टाइम मिलता है ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो पेपर 2 होता है स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है, तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं देन दिस पेपर विल बी ऑफ लॉ। पेपर 1 जो होता है ये जनरल पेपर होता है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। ठीक है, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं होता है। पेपर जो होता है ये 3 आवर्स का होता है, विच इज़ 180 मिनट्स। तो 1 आवर पेपर 1 का और 2 आवर्स पेपर 2 के होते हैं। यहाँ पर पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक्स आपको नहीं मिलते हैं, तो एक बार में बैठ के ही आपको पेपर देना होता है। यूजुअली पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी पैटर्न पे पेपर आपका होता है। ठीक है, ऑल्सो ये जो पेपर है ये साल में 2 बार होता है। सो देर आर 2 साइकिल्स। द फर्स्ट साइकिल इज़ द जून साइकिल एंड द सेकेंड साइकिल इज़ द दिसंबर साइकिल। ठीक है, जून साइकिल का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, इसके फॉर्म्स ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और पेपर 21 जून ऑनवर्ड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लोग इस साल देने वाले हैं, जून साइकिल पे देने वाले हैं, दे शुड स्टार्ट स्टडीइंग फॉर इट। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, पेपर पैटर्न रिलेटेड सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब कैसे सॉल्व होंगी, तो toprankers.com ऑनलाइन कोर्सेज पर जाके LLM प्लस लॉ ऑफिसर यूजीसी नेट लॉ, यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स यूजीसी नेट का ऑलरेडी चल रहा है। तो आप इस क्रैश कोर्स को देख सकते हैं, आप क्रैश कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन सी इफ़ यू लाइक इट, राइट। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे MCQs प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑफ कोर्स थियोरेटिकल स्टडी ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 सब कुछ यहाँ पर कवर होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट ऑल्सो, राइट। सो दिस इज़ वन वे इन विच यू कैन डू इट। और यूजीसी नेट के पेपर के लिए MCQs सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स देना, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चलो अब सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, लर्नर कौन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लर्नर के, टीचिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे टीचिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है, मोड्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, टीचिंग के एड्स क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का जो आजकल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो स्वयं, मूक, मूक प्रभा, ये सब जो स्वयं प्रभा सॉरी, ये जो है ये सब क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। टाइप्स और टूल्स एंड प्रैक्टिसेस, इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है टीचिंग का। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च क्या होती है, मीनिंग्स, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च करी कैसे जाती है, रिसर्च एथिक्स, पेपर्स, आर्टिकल्स, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, थीसिस राइटिंग कैसे करते हैं, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट फॉर्म करता है। थर्ड यूनिट जो है आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की यूनिट है। फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही
10 यूनिट्स का सिलेबस है। तो पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स आती हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स आती हैं। पहले एक बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट था कि हर 10 यूनिट्स में से, सो फॉर पेपर 1 इन 10 यूनिट्स 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ईच यूनिट, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस हर यूनिट से पूछे जाते हैं, और पेपर 2 में भी जो 10 यूनिट्स हैं तो हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द 4th यूनिट, जो नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों की ये बात करता है। यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, वही सब चीज़ें जो हमने स्कूल टाइम में बचपन में करी है। दैट इज़ द 5th यूनिट। 6th यूनिट है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, तो वेन डायग्राम्स, आर्ग्यूमेंट्स, एनालॉजीज, सिलॉजिज्म्स, इंडियन लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक, ये सब लॉजिकल रीजनिंग में आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन 7th यूनिट है, तो टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, इन सब को देख के आपको डेटा इंटरप्रेट करना होता है। 8th यूनिट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी क्या है, उसके यूजेस क्या हैं टेक्नोलॉजी में, हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव, आईसीटी से क्या चेंजेस आए हैं इन हायर एजुकेशन सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग, और बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, ये सब इस यूनिट में आता है, ठीक है। 9th यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एनवायरमेंटल इशूज़ क्या हैं, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे जो हमारे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी। हायर एजुकेशन सिस्टम 10th यूनिट है, तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो एंशियंट इंडिया में हायर एजुकेशन कैसी थी तब से लेके प्रेजेंट डे तक, सो अ लॉट ऑफ कमिटीज़, a lot of evolutions which have been seen in higher education, national education policy, ये सब चीज़ें 10th यूनिट में आती हैं, ठीक। अगर अब हम पेपर 2 लॉ की बात करें, तो 1st यूनिट है आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ एंड मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, पावर्टी डेवलपमेंट लॉ का कॉन्सेप्ट, ग्लोबल जस्टिस, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सब कुछ आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है। 2nd यूनिट में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है, तो यहाँ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें जो यहाँ पर दी हैं दैट इज़ आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, सो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपी, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, उनका रिलेशनशिप, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उनका रिलेशनशिप, जुडिशरी, इमरजेंसी, टेम्पररी प्रोविजंस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बस इतना ही आपको पढ़ना है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कॉन्स्टी से बाकी के प्रोविजंस यहाँ पर नहीं पूछे जाते। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अगर बात करें तो नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, बस इतना ही आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी काफ़ी लिमिटेड सब पोर्शन आपके पेपर का पार्ट है। पेपर 2 में अगर हम 3rd यूनिट की बात करें, दैट इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट्स, नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, एक्सट्रेडिशन क्या है, असाइलम क्या है, जेनेवा कन्वेंशंस क्या हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की अगर हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। 4th यूनिट है आपकी लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स यूजुअली ये जो पूरा लॉ ऑफ क्राइम्स है, दिस इज़ भारतीय न्याय संहिता, पहले आपका जो आईपीसी था, आईपीसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं लॉ ऑफ क्राइम्स में, एंड थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स यहाँ पर पूछी जाती हैं। 5th यूनिट है आपकी लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो टॉर्ट लॉ आता है यहाँ पे, प्लस टॉर्ट लॉ के बाद यहाँ पे आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट उनके बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट में नो फॉल्ट लायबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और क्लेम्स ट्राइब्यूनल के क्या प्रोविजंस हैं, फिर कंपटीशन एक्ट में अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है, ये सब चीज़ें। और टॉर्ट्स की अगर बात करें तो जनरल डिफेंसेस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्ट्स, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, राइट, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी टॉर्ट लॉ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर यूनिट 6 आपका कमर्शियल लॉ है, तो कमर्शियल लॉ में ई कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, तो कमर्शियल लॉ में आपके चार एक्ट आते हैं। तो पहला है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, फिर आपको यहाँ पे पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी एक्ट, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और कंपनी लॉ।
ठीक है। बट अगेन जो यहाँ पर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इनको अगर आप ऊपर से इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज एक्ट्स तो भी यहाँ पर आपका काम चलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से करिएगा, और कंपनीज लॉ वाला जो पार्ट है उसमें जितना यहाँ दिया है बस उतना अगर आपने कंपनी लॉ कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर्स और डिबेंचर्स क्या हैं, डायरेक्टर्स और मीटिंग्स के क्या प्रोविजंस हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन सेवेंथ यूनिट इज़ फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों के प्रोविजंस आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ध्यान से पढ़िएगा। विल, गिफ्ट और वक्फ का क्या प्रोविजन है, तो स्कूल्स ऑफ लॉ क्या हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या हैं हिंदू लॉ के, मुस्लिम लॉ के, मैरिज का कॉन्सेप्ट, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट, मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट, मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ फैमिली लॉ में पढ़ना होता है। फिर यूनिट 8 जो एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ है, तो इसमें एनजीटी का कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग देखने के लिए मिलेगी आपको। जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाली आपकी यूनिट है पेपर 1 में, उससे रिलेटेड काफ़ी ओवरलैपिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, बिल ऑफ राइट्स क्या है, ग्रुप राइट्स क्या होते हैं, ये सब आपका ह्यूमन राइट्स में आता है। 9th यूनिट है आईपीआर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। तो कॉन्सेप्ट कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अगेन पूरा नहीं पढ़ना है, जितना जितना सिलेबस में स्पेसिफाइड है बस उतना ही पढ़ना है। सबसे अच्छी बात यूजीसी नेट के सिलेबस की ये है कि काफ़ी वेल डिफाइंड और लिमिटेड सिलेबस है। उन्होंने आपको एग्जैक्ट टॉपिक्स दे दिए हैं जहाँ से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है। फिर यहाँ पर जोग्राफिकल इंडिकेशंस, बायोडाइवर्सिटी भी आएगा, ठीक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ में भी जितना स्पेसिफाइड है उतना अगर आपने कर लिया तो सफिशिएंट। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, साइबर क्राइम्स, penalties, adjudication। फिर 10th यूनिट कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पर काफ़ी ओवरलैप मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली यूनिट से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बेसिक प्रोविजंस हैं उन्हीं का कंपैरिजन यहाँ पर, उन्हीं के बेसिक फीचर्स का कंपैरिजन हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ करेंगे जिन कंट्रीज़ में सिमिलर फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। दैट इज़ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो हम पहले देखेंगे कि हमें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ पढ़ना क्यों चाहिए, इसकी मेथडोलॉजी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यूनिटरी, फेडरल, फेडरलिज्म के ऊपर फिर फेडरलिज्म क्या होता है, मॉडल ऑफ फेडरलिज्म क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू क्या है, अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट कैसे होता है, कौन सी कंट्रीज़ में कैसे प्रोविजंस हैं अमेंडमेंट के, ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट, ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर हम कंपैरिजन करेंगे यूएसए, यूनाइटेड किंगडम से। इसके अलावा फिर कंट्रीज़ वहाँ पर ऐड होती जाएंगी। तो फेडरलिज्म में यूएसए, कनाडा और इंडिया पढ़ेंगे। रूल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में इंडिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में इंडिया, यूके, यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के कॉन्सेप्ट में इंडिया, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड फ्रांस। अमेंडमेंट में इंडिया, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। ऑम्बड्समैन में स्वीडन, यूके एंड इंडिया। एंड आरटीआई में यूएसए, यूके एंड इंडिया, राइट। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है काफ़ी वेल डिफाइंड है। तो सब्जेक्ट्स के साथ मतलब कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में कंट्रीज़ भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए कि बस इतनी इतनी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन पढ़ लो, दैट मच इज सफिशिएंट, राइट। सो दिस वाज द पेपर पैटर्न एंड सिलेबस फॉर यूजीसी नेट स्पेसिफिकली फॉर लॉ एस्पिरेंट्स। पेपर 1 का सिलेबस सारी स्ट्रीम्स में सेम होता है, आपकी स्ट्रीम लॉ हो या चाहे जो स्ट्रीम हो। But this I have all the paper 2 syllabus which I have discussed is specifically for law students. I hope the video was helpful for you. In case you are interested in any kind of test series, any kind of courses, you can visit toprankers.com. Right. These are our social handles, social channels. So Telegram पे है, Instagram पे है, YouTube पे है, NTR Law Community है. Please subscribe us on YouTube. We keep on bringing these videos for you. This is our calling number in case you are interested in any kind of anything at all. You can call here. This is the email and this is the website. Alright guys, I hope the video was helpful for you. Please like, share and subscribe. Take care of yourselves. Bye-bye.